Hi guys, I hope all of you are doing well. This is Surbi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of LEAC. तो AIB का एग्जाम अबाउट टू कम राइट और हम सबको पता है कि AIB के एग्जाम्स में बेयर एक्ट्स ले जाना अलाउड है तो प्रोविजंस की उतनी चिंता हमें नहीं रहती है जहां बाकी सब एग्जाम्स के लिए हमें सेक्शंस एक्सेट्रा ये सब याद करना होता है वो चीज AIB में थोड़ी सी इजी हो जाती है बट प्रॉब्लम अटकती है केसेस में केसेस का क्या करना है क्योंकि अब तो बेयर एक्ट बिना कमेंट्री वाले लेके जाने होंगे आई होप ये बात सबको पता थी ठीक है जैसे जब मैंने AIB दिया था तो उस वक्त पे हम मतलब आई कुड सी कि मैं तो सिर्फ बैराक्स लेके गई थी पर बहुत सारे लोग बुक्स तक लेकर आए थे टेक्स्ट बुक भी लेकर आए हुए थे तो अब ऐसी चीजें अलाउड नहीं है बैराक्स भी हैं तो बिना कमेंट्रीज के होनी चाहिए नो बुक्स अलाउड एक्सेट्रा तो इसलिए केसेस पे कमांड बनाना बहुत बहुत जरूरी होता है एंड मॉक्स देखने के बाद बच्चे सबसे ज्यादा यही चीज पूछते हैं कि मैम केसेस कैसे रिवाइज करें या केसेस को कहाँ से सॉर्ट करें कौन सा सोर्स है सो हियर वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो सबसे टॉप मोस्ट केसेस है हमेशा से मतलब टिल डेट जो हमारे टॉप मोस्ट केसेस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में बहुत ब्रीफली फैक्ट्स को स्टोरी फॉर्मेट में समझेंगे मेजरली समझेंगे रूलिंग ऑफ द कोर्ट क्योंकि AIB में ज्यादा आपके वन लाइनर्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है that which case is connected to the constitutional status of right to die or which case is connected to right to privacy अब इसका आंसर तो याद आ गया होगा ना कितनी खुशी हो रही होगी कि मैम हमें दोनों केसेस का आंसर याद है आगे भी ऐसे साथ साथ रिवाइज करते जाते हैं और अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं ठीक है चलो अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना बिकॉज होने वाला है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें हम लैंडमार्क केसेस को डिस्कस करने वाले हैं ठीक है चलो सबसे पहला केस है रोमेश थोपर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस मैं अक्सर क्लास में भी ये बताती हूँ कि स्टेट ऑफ मद्रास से कनेक्टेड हमारे तीन इंपॉर्टेंट केसेस उठे थे ठीक है एक ये केस हो गया देन एक हो गया हमारा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपागम दोराई राजन जिसके बाद रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था अभी हम इस केस से स्टार्ट करते हैं रोमेश थोपर जो थे वो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जर्नलिस्ट थे ठीक है इनका एक न्यूज़पेपर आता था एक जर्नल आता था क्रॉस रोड्स के नाम से एंड ये बहुत ही बिंदास होके गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे जो भी कुछ ऊपर नीचे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज में उनको पॉइंट आउट करते थे एंड यहाँ पर आर्टिकल 19(1) जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है उस पे सरकार ने ये बोला कि ये चीज तो गलत है क्योंकि जो भी बातें आप क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकती है इंटरेस्ट ऑफ द नेशन के अगेंस्ट जा सकती है सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जा सकती है एंड हेंस यहाँ पर उनकी जो जर्नल है उस पे रोक लगा दी गई थी कि अब आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं अब आप ये वाले पॉइंटर्स नहीं छाप सकते हैं जिसके अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर रिट लगाई थी ठीक है आर्टिकल 32 में रिट क्यों लगाई थी इसलिए लगाई थी क्योंकि उनका 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी वॉयलेट हो रहा था और 19(1)(g) जो ट्रेड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन के बारे में बात करता है वो भी वॉयलेट हो रहा था जब ये दोनों फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे थे मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अभी तक ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हम सबको पता है आर्टिकल 19(1) में क्या है हमारी फ्रीडम्स गिवन है पहले थी 7 फ्रीडम्स देखो केस है 1950 का इस वक्त पे हमारे पास 7 फ्रीडम्स थी 6 कब हुई याद करो फटाफट 6 फ्रीडम्स कब हुई एक फ्रीडम कब हटाई गई थी याद आया राइट टू प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कब हटाया था अब याद आए तो कमेंट बॉक्स में भी बताना है ऐसे ही रिवीजन सॉर्ट होगा कनेक्ट कर करके पढ़ोगे तो जल्दी रिवाइज होगा और अच्छे से रिटेन रहेगा ठीक है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो 19(2) से लेके 6 तक है सिर्फ वही कंसिडर की जाएंगी उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगा सकते इन फ्रीडम पे तो अल्टीमेटली बैन को हटा दिया और 19(1)(a) को यहाँ पे अपहोल्ड किया भाई दिस पर्सन एब्सोल्युटली हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो प्रिंट कर सकते हैं जो भी वो चाहे
फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन एक बहुत अहम हिस्सा है डेमोक्रेसी का। जैसे आज भी हम देखते हैं, जैसे कुणाल कामरा ने केस किया सेक्शन 69A, सॉरी 79A ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है, जो भी ऐसे केसेस चल रहे हैं इस वक्त भी आप देखते हो कि कंटेंट क्रिएटर्स के जो आर्टिकल्स है वो एज इट इज पोस्ट है, उन्होंने एज इट इज रातों रात हटा दिए बिना कोई रीजन दिए। तो आज भी जो हमारा ये क्योस चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके रिगार्ड में भी रोमेश थोपर इज अ इंटरेस्टिंग केस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में भी बोला था कि भाई डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, प्रेस वाले अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तो और कौन करेगा, राइट। तो इसी चक्कर में यहाँ पर बोला गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस फंडामेंटल राइट है, ये यहाँ भी रिकॉग्नाइज हुआ था। फिर इसका एक और केस भी आया था, वो भी अक्सर आपका एग्जाम में आता है, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पब्लिशर है ना, बेनेट कोलमैन का केस वहां पर था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें ये बोला गया कि भाई ये मेरे को याद नहीं आ रहा टाइम्स ऑफ इंडिया का था या हिंदू का था, एक बार इस चीज को चेक करना, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने जो प्राइसेस है वो इतने ज्यादा बढ़ा दिए दैट इट बिकेम डिफिकल्ट टू प्रिंट द पेपर्स एंड अल्टीमेटली इट वाज सेड दैट नो, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक फंडामेंटल राइट है एंड आप इसे उसी के तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये दो केसेस फ्रीडम ऑफ प्रेस इज फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड है, important to the current political scenario as well and hence important for the exam as well. Okay, चलिए अब चलते हैं आगे। द नेक्स्ट केस दैट इज कनेक्टेड टू आर्टिकल 21, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। मैंने बोला था ना स्टेट ऑफ मद्रास के तीन केसेस, तीसरा केस है ये ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्वेश्चन उठा आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 हम सबको अच्छे से रट चुका है। दो चीजें आई गेस कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़िया से रट जाती है, एक आर्टिकल 21 मैम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और बेटा केशवनंदा भारती मैम राइट डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये दो चीजें इतना रिपीट होती है हम लोग के एग्जाम्स में दैट वी आर वेरी वेल इक्विप्ड ये क्या है। पर ये ए के गोपालन का केस क्या था, ए के गोपालन का पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इनका मानना ये था कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये थोड़ी गलत है, क्योंकि आपने बिना रीजन दिए किसी भी इंसान को डिटेन कर लिया, राइट, कोई रीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, फैमिली से मिलने नहीं दे रहे हैं, ये उनका आर्टिकल 21 वॉयलेट कर रहा था। तो यहां पर आर्टिकल 21 की लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो यहां पे किसका सवाल था, पर्सनल लिबर्टी का सवाल था मेजरली, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जब तक कोई प्रोसीजर कानून ने एस्टैब्लिश नहीं किया है तब तक हम किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी पे इंपैक्ट नहीं डाल सकते, यही मेरा आर्टिकल 21 बोलता है। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया, इसलिए ए के गोपालन का केस जो है वो नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून ने, लेजिस्लेचर ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, सॉरी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है, एक लॉ है, इस लॉ के अंडर प्रोसीजर दिया है, तो आपकी पर्सनल लिबर्टी इस कानून के अकॉर्डिंग ही तो ली जा रही है, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, गलत क्या कर रही है यहाँ पे सरकार। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक बहुत नैरो मीनिंग दिया गया जिसमें ये बोला गया कि कोई भी प्रोसीजर चलेगा, प्रोसीजर की क्या क्वालिटी है, प्रोसीजर सही है या नहीं है, लॉर्ड अच्छे से बना है या नहीं है, दैट डिड नॉट मैटर, व्हाट मैटर्ड वाज प्रोसीजर है एक लॉ के अंडर एंड दैट वाज इनफ टू से कि किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को इंपैक्ट किया जा सकता है। तो नैरो इंटरप्रिटेशन दिया, कोई ड्यू प्रोसेस का रिक्वायरमेंट नहीं था यहाँ पे, कोर्ट कहीं चेक नहीं करेगा लॉ फेयर है, रीजनेबल है या नहीं, व्हाट मैटर्स इज लॉ होना चाहिए, लॉ से प्रोसीजर होना चाहिए, राइट। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई जिसको हम आगे जाके कनेक्ट करेंगे कि हर फंडामेंटल राइट अपने आप में अलग है, आप फंडामेंटल राइट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। 19, 21 एक सिचुएशन में एक ही फंडामेंटल राइट का वायलेशन कंसिडर कर सकते हैं, यू कैन नॉट कनेक्ट देम। जैसे आज हम बोलते हैं भाई गोल्डन ट्राइंगल है, तो ए के गोपालन ने इस पॉइंट का भी नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समटाइम्स सच थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सो यू कैन बी रेडी फॉर दैट एज वेल, ठीक है।
द नेक्स्ट केस इज ईपी रोयप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहला केस हमने पढ़ा रमेश थापर, जो आर्टिकल 19 का केस था। फिर हमने पढ़ा एके गोपालन केस, जो आर्टिकल 21 का केस था। अब गोल्डन ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो आर्टिकल 14 का केस भी पढ़ ले। इससे हमें यह भी याद हो गया कि गोल्डन ट्राइंगल कौन से आर्टिकल से बनता है, 19, 14 और 21। और अगले केस को पढ़ के ये भी समझ आ जाएगा गोल्डन ट्राइंगल आया कहां से था, है ना। चल, ये पॉइंट तो अपना हो गया रिवाइज। हाँ, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ईपी रोयप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ। अब यहाँ पे ये जो ईपी रोयप्पा है, इनको इनकी सरकार से कुछ ज्यादा बन नहीं रही थी। सरकार ने इनको बस एक लेटर हैंड ओवर कर दिया कि आपको ना हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक ऐसी पोस्ट पे जो लग तो बहुत ही ऐसे सीनियर सी पोस्ट रही थी, पर उसमें ना कोई आपका जूनियर है ढंग से, ठीक है ना, आपका कोई प्रॉपर काम डिफाइंड है। तो बस एक नाम के तौर पे आपको क्या दे दिया, प्रमोशन दे दिया। तो ईपी रोयप्पा पहुंचे कोर्ट में कि भाई ये क्या चल रहा है, ये तो मेरे आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ आर्टिकल 14 में जब वो पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, राइट टू इक्वालिटी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो ये कहता है दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, जिसमें हम रूल ऑफ लॉ को भी स्टडी करते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या हुआ, कानून के आगे सब लोग एक बराबर है, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, नथिंग एट ऑल, एवरीवन इज सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने अमीर है गरीब है, कानून सबको एक जैसा कंसिडर करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये चीज प्रैक्टिकली थोड़ी सी मुश्किल है, तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसने ये बोला कि कुछ लोगों को हमें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर क्लास में भी तुम लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि एलएलबी एंट्रेंस के लिए, एलएलएम एंट्रेंस के लिए सेम पेपर नहीं हो सकता, एलएलबी एंट्रेंस के लिए, एआईबीई के लिए सेम पेपर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग है। एक इंसान जो एलएलबी एंट्रेंस दे रहा है वो अभी ये सब बातें पढ़ना शुरू करेगा, और एक इंसान जो एआईबी का एग्जाम दे रहा है वो ये सारी बातें पढ़ के अपना डिग्री ले चुका है, अपना स्टेट बार काउंसिल के साथ इनरोल हो चुका है। तो क्या हम उन्हें एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं? नहीं। तो हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। तो यहां पर डिफरेंट क्लासेस के एस्पेक्ट में इन्होंने यही बोला कि भाई ये कैसा भेदभाव हुआ, आपने बिना कोई रीजन दिए मुझे बस एक ऐसी पोस्ट दे दी, दिस डिस्क्रिमिनेशन वायलेट्स माय आर्टिकल 14 एज सेड बाय ईपी रोयप्पा। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी ये बात मानी कि भाई इक्वालिटी अपने आप में एक बहुत डायनेमिक, एक बहुत ही डाइवर्स कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही फैला हुआ कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पे आर्टिकल 14 का लेना देना सिर्फ क्लासिफिकेशन से नहीं है कि आपने डिवाइड कर दिया, इट ऑल्सो कनेक्ट्स टू आर्बिट्ररीनेस। आर्बिट्ररी का मतलब रैंडम, मतलब आपने बिना कोई क्राइटेरिया देखे बस ये बोल दिया कि आधे लोग इस साइड हो जाओ, आधे लोग इस साइड हो जाओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ, राइट। दैट इज आर्बिट्ररीनेस। देयर शुड बी अ रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, a purpose of classification। मैंने क्यों क्लासिफाई किया लोगों को जो लॉ क्लियर कर चुके हैं और जो लॉ का एंट्रेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। पर वहीं पे अगर मेरे को ये चेक करना है कि किसका ईक्यू बेटर है, किसका आईक्यू बेटर है, क्या वहां पे ये क्लासिफिकेशन काम आएगा? नहीं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे arbitrariness is also important टू सी कि क्लासिफिकेशन सही नहीं है। अगर किसी भी क्लासिफिकेशन में रैंडमनेस दिख रही है, आर्बिट्ररीनेस दिख रही है, इसका मतलब है वो क्या है, इनइक्वालिटी की तरफ दिखा रहा है, और वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। और इसी केस में कोर्ट ने बोला था कि भाई आर्टिकल 14 और 21 और 16 ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जो अभी हमने एक एक गोपालन में पढ़ा कि भाई एक केस मतलब एक आर्टिकल, नहीं,
अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने बोला कोई अलग अलग नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली ईपी रोयप्पा में कोर्ट ने एक न्यू डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 14 बताई और ये बताया कि आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए हमारा क्लासिफिकेशन, इट शुड बी विद इन अ प्रॉपर मैनर। चलो चलते हैं आगे। द नेक्स्ट केस इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसे हम हेबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं, हेबियस कॉर्पस केस। बहुत बार एग्जाम्स में यही आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द हेबियस कॉर्पस केस। क्यों बोला जाता है? इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी के बारे में तो हम सबको पता है, ये भी पता है कि बिना किसी रीजन के पुलिस ने बस लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। और हेबियस कॉर्पस की रिट इज अ रिट जहां पर आप अपनी पर्सनल लिबर्टी को इन्फोर्स कराते हो। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? आ गया होगा अब तक दिमाग में, क्या है? टू प्रेजेंट द बॉडी, कि आप कोर्ट को बोल रहे हैं कि इस इंसान को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि समझ आ पाए कि अथॉरिटीज ने इन्हें गलत तरीके से डिटेन किया है क्या। तो जब इमरजेंसी के वक्त इतने सारे लोगों का आर्टिकल 21 उनका पर्सनल लिबर्टी वॉयलेट हुआ, तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा आर्टिकल 32 के थ्रू, तो कोर्ट ने बड़ा ही नैरो इंटरप्रिटेशन दिया। आज तक की ये मोस्ट क्रिटिसाइज्ड जजमेंट है, मोस्ट क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि यहां पर सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एक बात बोली एंड दैट वाज कि इमरजेंसी के वक्त किसी भी इंसान का कोई राइट, लोकस का मतलब होता है राइट, कोई हक नहीं है कि वो कोर्ट जाए आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर एनफोर्स करवाने के लिए, सॉरी, ठीक है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सस्पेंड हो जाता है क्योंकि उनका एनफोर्समेंट ही सस्पेंड हो जाता है। कोर्ट्स लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब इमरजेंसी के वक्त सरकार जो चाहे, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, नथिंग कैन बी क्वेश्चन हियर, जो अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल था। इसमें सिर्फ एक इंसान ने डिसेंटिंग ओपिनियन, मतलब एक अलग ओपिनियन दिया था, कई बार उन जज का नाम भी आ जाता है, दैट इज जस्टिस एच आर खन्ना। जस्टिस एच आर खन्ना ने बोला नहीं, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा गलत है, आप क्या कर रहे हैं, लाइफ एंड लिबर्टी तो एग्जिस्ट करती है भले ही कॉन्स्टिट्यूशन हो ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन बस एक जरिया है कि हम लोगों को उनकी लाइफ, बेसिक डिग्निटी, एक पर्सनल लिबर्टी प्रॉमिस कर रहे हैं, बट दैट इज समथिंग जो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका ये ओपिनियन, क्योंकि सिर्फ एक ही जज थे उस साइड पे, तो होल्ड क्या हुआ, मेजॉरिटी ओपिनियन होल्ड हुआ, एंड दिस बिकेम द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड डिसीजन फॉर ऑब्वियस रीजंस। अच्छा, मुझे साथ साथ को ये बताएगा कि आज के वक्त कौन से दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते, कौन से दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी के वक्त भी सस्पेंड नहीं होते, बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और एआईबी से कनेक्टेड आपको और कोई भी सेशन चाहिए, कमेंट में बताना है, सेशन अभी चल रहा है, एंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पर सेशन चाहिए, एंड में बताना है। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करो, अभी लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और एग्जाम से कंसर्न तुम्हें कोई भी परेशानी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बेयर एक्ट हमें कमेंट्रीज वाली नहीं लेके जानी है, अगर तुम्हें ये बातें नहीं समझ आ पा रही हैं, तो प्लीज कॉल करो 6363286363 पे, एंड विल लेट यू विल सॉल्व ऑल दोज कंसर्न्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस। इसे हम बैंक नेशनलाइजेशन केस भी बोलते हैं। तो जब 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, तो सवाल ये उठा कि ये तो राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी तो 1978 में फंडामेंटल राइट के एस्पेक्ट से हटा था ना, 1978 तक तो फंडामेंटल राइट था। तो यहाँ पर जब नेशनलाइज हुए, नेशनलाइज होने का मतलब क्या होता है कि जो बैंक्स पहले प्राइवेट उसके अंडर थे, अब वो सरकार के अंडर चले गए हैं, अब वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पर जब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि स्टेट का एक्शन भी जरूरी नहीं है कि एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आए,
स्टेट की काम का लोगों पर, अगर उसके एक्शन का इम्पैक्ट इनडायरेक्टली भी आ रहा है तो वो भी यहाँ आर्टिकल 19 को वायलेट कर सकता है। दैट कुड बी इन द एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, दैट कुड बी इन एस्पेक्ट ऑफ कि आप ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बैंक नेशनलाइजेशन लॉ को यहाँ पर हटा दिया गया था क्योंकि लोगों को यहाँ प्रॉपर कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी पे अगर आपको हक जताना भी है, कब्जा करना भी है, कब्जा तो चलो नेगेटिव वर्ड हो गया, पर अगर सरकार को प्रॉपर्टी एक्वायर करनी भी है तो इट शुड बी विद प्रॉपर कॉम्पेंसेशन, जो इस केस में नहीं हुई थी। और ए के गोपालन का केस यहाँ पर उन्होंने क्लियरली ओवररूल कर दिया। ए के गोपालन ने क्या बोला था, एक केस एक आर्टिकल, इन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर आइसोलेशन वाली हम चीज नहीं कर सकते, डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी, मतलब आपस में किसी ना किसी तरीके से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोर्ट इफेक्ट ऑफ लॉ ऑन फंडामेंटल राइट्स, नॉट गवर्नमेंट इंटेंशन बिहाइंड इट। तो गवर्नमेंट का उस एक्ट के पीछे क्या इंटेंट है, सिर्फ वो मैटर नहीं करता, मैटर ये भी करता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स तो इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो सिर्फ इंटेंट के बेसिस पर हम आर्टिकल 32 का चैलेंज या 226 का चैलेंज डिसाइड नहीं करते हैं। इंटेंट इज ऑलवेज सेकेंडरी इन कंपैरिजन टू द फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। नेक्स्ट, कमिश्नर एचआरई वर्सेस लक्ष्मेंद्र तीर्थ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहां पर बात हुई थी कि क्या रिलीजियस प्रैक्टिस है और क्या नहीं है। तो यहाँ पर रिलीजियस रिलीजन इंक्लूड्स असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑल्सो, सिर्फ बिलीव्स नहीं। असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जो आप रिलीजन से हटा ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर बोला था कि क्या लाउड स्पीकर असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो उन्होंने बोला नहीं। लाउड स्पीकर अगर किसी रिलीजन से हट भी गया, चाहे वो हिंदू रिलीजन है या मुस्लिम रिलीजन है, तो रिलीजन पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। पर अगर मुस्लिम से दरगाह जाने का हक छीन लिया जाए, ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और इससे बहुत इंपैक्ट आएगा। अभी एक केस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, सबरीमाला केस। सबरीमाला केस में भी यही सवाल उठा है कि क्या ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। तो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से ही आया था। तो यहाँ पर स्टेट्स रिलीजन के मैटर में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर किस तरीके से उसे एडमिनिस्टर करना है, राइट। जैसे अब आप ये नहीं बता सकते महाकाल में कब आरती होगी कब नहीं होगी, काशी विश्वनाथ में कब आरती होगी कब नहीं होगी, पर उसके आसपास डेवलपमेंट कैसे होगा, कॉरिडोर कैसे बनेगा, वो सब सरकार बता सकती है ना। तो यही सब कोर्ट ने यहाँ पर बोला था। ठीक है, आर्टिकल 26 जो रिलीजियस डिनोमिनेशन का हक होता है, वो एक अपनी इंडिपेंडेंस देता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को कि आप अपने अफेयर्स, अपने काम, अपने नॉन सॉरी रिलीजियस एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पर नॉन रिलीजियस के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है क्या नहीं, ये चीज कौन डिसाइड करता है, ये चीज कोर्ट डिसाइड करती है। आप लोगों ने एक और केस सुना होगा इससे कनेक्टेड, यहीं पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ट्रिपल तलाक वाला केस। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ब्रीफली आगे भी बताऊंगी। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि ट्रिपल तलाक लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो मेजरली ये बोल रही थी कि ट्रिपल तलाक एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो कोर्ट ने बहुत सी पिछली बातें देखी, लोगों की बातें सुनी, ठीक है, जो भी कुरान के एस्पेक्ट्स थे ट्रिपल तलाक से कनेक्टेड वो पढ़े। तो यहाँ पर कोर्ट फाइनली केम टू द कंक्लूजन कि यार ट्रिपल तलाक कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगर हमने हटा भी दी तो इतना कुछ अलग हो जाएगा रिलीजन में। इट इज नॉट समथिंग जो उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है। तो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है क्या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करता है। जैसे हिजाब का एस्पेक्ट है, सबरीमाला का एस्पेक्ट है, ट्रिपल तलाक का एस्पेक्ट है, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा, स्टेट डिसाइड नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कब का केस है, 1973 का केस है।
कौन सा कॉन्सेप्ट आया था इसमें? इसमें आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसमें सवाल ये उठा था क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं या नहीं। तो आर्टिकल 368 हमारे पास था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस केस से कनेक्टेड दो बातें याद रखना। एक तो है शंकरी प्रसाद का केस। मैंने वैसे अभी केशवानंदा भारती पे कहानी करके एक सेशन भी लिया था 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को ही इसका डिसीजन आया था। तो अगर तुम्हें पूरा डिटेल में जानना है तो तुम वहां भी सेशन देख सकते हो, ठीक है। शंकरी प्रसाद का केस और एक है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये 1967 का केस था, और शंकरी प्रसाद का केस था 1951 का। ठीक है। तो यहां शंकरी प्रसाद के केस में जब पहली बार सवाल उठा कि क्या सरकार फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है, तो कोर्ट ने बोला हाँ बिल्कुल अमेंड कर सकती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी ये हुआ। पर जब गोलकनाथ में 11 जज बेंच बैठी, याद रखना बेंचेस के नंबर गोलकनाथ और केशवानंद भारती में इंपॉर्टेंट है, लिख लेना नोट्स में। 11 जज बेंच जब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बैठी, तो कोर्ट ने बोला ना, बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अमेंडेड एट ऑल। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया। अब जब अल्टीमेटली दोबारा से केशवानंदा भारती वाले केस में सवाल सामने उठा कि क्या यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, तो कोर्ट ने गोलकनाथ की बात को क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल कर दिया मतलब कि यहाँ पर आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे अपने घर की नींव है, कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, वो तो नहीं तोड़ सकते ना, रेनोवेशन कर रहे हैं तो भी, तो वही है बेसिक स्ट्रक्चर। आपको जो चेंज करना है करो, फंडामेंटल राइट्स भी करो, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हटा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, और ये भी बोला कि कल को कोई और ऐड करना होगा तो वो भी ऐड हम कर सकते हैं। ठीक है। इस केस में सबसे बड़ी बेंच आज तक की बैठी, 13 जज की बेंच बैठी, 703 पेज का जजमेंट आया, बहुत ही बढ़िया बड़ा सा है हमारा डिसीजन था। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर आर्टिकल 21 की जो गलती ए के गोपालन में हुई थी, इसको सुधारा गया। मेनका गांधी केस को हम पासपोर्ट केस के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं पासपोर्ट केस के नाम से? इसलिए जानते हैं क्योंकि यहां पर मेनका गांधी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया था, जब्त कर लिया था एयरपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अरे ये अगर विदेश पहुंच गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इंडिया की पॉलिटिक्स में, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने ले लिया। मेनका गांधी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के थ्रू ये कहते हुए कि फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड एक्सप्रेशन में, सॉरी स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 में मेरा हक है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकती हूँ। मैंने क्या गलती किया? आप रीजन तो बताओ कम से कम। आपने बिना मुझे रीजन बताए, बिना कोई जांच पड़ताल किए मेरा पासपोर्ट ले लिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला बात तो सही कह रही है, पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बोला कि सर आपने ही तो 1950 में ए के गोपालन के केस में बोला था लॉ और प्रोसीजर होना चाहिए। हमारे पास लॉ भी है, प्रोसीजर भी है, तो वी आर डूइंग एवरीथिंग बाय द लॉ। तब सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती रियलाइज हुई और उन्होंने ये बोला कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बस इतनी बात लिखी है, पर इसके इंटरप्रिटेशन में एक बात याद आएगी, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस मतलब तरीका सही भी होना चाहिए, मतलब वो तरीका शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जस्टिफाइड होना चाहिए, सही होना चाहिए, रीजनेबल, जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। ठीक है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड को इसी केस में आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया था, और आर्टिकल 14, 19, 21 इंटरकनेक्टेड हैं और गोल्डन ट्राइंगल में फॉल करते हैं। ये इसी केस में आया था
ये बात आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और बात बोली गई थी कि ऑडी अल्टरम पार्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो आपका एस्पेक्ट आता है उसमें ऑडी अल्टरम पार्टम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में भी आता है, वहां भी मेनका गांधी का केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडमिन लॉ में भी पढ़ा होगा। तो राइट टू बी हर्ड भी ड्यू प्रोसेस का सही हिस्सा है। तो ये दोनों वेज से हमारा केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडमिन लॉ एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब अमेंडमेंट होने के बाद भी, सॉरी, केशवानंद भारती आने के बाद भी मामला नहीं संभल पाया, तो यहाँ पे सरकार कोशिश कर रही थी कि वो डीपीएसपी को भी चेंज कर ले। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी। अब डीपीएसपी इंपॉर्टेंट तो है पर इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इनके लिए क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो क्या करना है क्या नहीं। एक वक्त था जब ये माना जा रहा था कि फंडामेंटल राइट्स ग्रेटर है, फिर माना जा रहा था डीपीएसपी ग्रेटर है, और आम इंसान परेशान था क्या करें क्या ना करें। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स में क्या बोला, उन्होंने बोला कि 42nd अमेंडमेंट के कुछ ऐसे हिस्से जो फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही नीचे कर रहे हैं डीपीएसपी के कंपैरिजन में, गलत हैं। साथ में ही फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का जो रिलेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर अभी नया नया इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, एंड लिमिटेड अमेंडिंग पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट अनलिमिटेड वे में अमेंड नहीं कर सकती। ये केस जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से केस में बोला था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं पढ़े जाते हैं, ये दोनों पढ़े जाते हैं एक दूसरे के साथ साथ, अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के फ्रेंड्स है, दुश्मन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब 1973 में केशवानंद भारती का केस आया तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ तो गया, पर अब यहाँ पे सवाल उठा कि इस जजमेंट से पहले जितने भी केसेस हैं जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाया है उनका क्या करना है, व्हाट टू डू अबाउट दोज जजमेंट्स। उन पे भी बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट अप्लाई होगा, उन अमेंडमेंट्स पे भी अप्लाई होगा। जैसे हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक 9th शेड्यूल क्रिएट किया था। 9th शेड्यूल में हमने क्या डाला था, 9th शेड्यूल में हमने डाला था कि जो भी लॉ को हमें जुडिशियल इम्यूनिटी से बचाना है ना, उसको हम यहाँ पर जाके रख सकते हैं, राइट। तो ऐसे सब का क्या करना है, ऐसे सब लॉज का अमेंडमेंट्स का क्या करना है। तो वामन राव जो इम्पोर्टेंट है वो इस पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि केशवानंद भारती का जो डिसीजन है वो फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा, मतलब 1973 के बाद के जो फैसले हैं, जो अमेंडमेंट्स है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, उससे पहले वाले पॉइंट्स पे नहीं। तो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन यहाँ पे डिसाइड की गई थी, और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के लिए डेट भी क्या थी, 24 अप्रैल 1973 की यहाँ पर डेट डिसाइड की गई, जो हमारी फैसले की डेट थी। ठीक है, बस इतनी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब 9 शेड्यूल की बात आई ही है, तो यहाँ पर आईआर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में भी कोर्ट ने ये बोला कि 9th शेड्यूल बनाया तो इसी इंटेंट से गया था कि भाई लैंड रिफॉर्म्स वाले कानूनों को हम यहाँ पे डालते जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर कोई कानून वॉयलेट कर रहा है और वो अपने आप को 9th शेड्यूल में बचाने की कोशिश कर रहा है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से वो नहीं बच पाएगा। So if a law is violating doctrine of basic structure, even if the law is in 9th schedule, even if the parliament is trying to protect it under 9th schedule, still it will not be entitled to the protection. यहाँ पर basic structure review पे सारे laws आएंगे, even after inclusion cannot violate, और judicial review की power यहाँ पर और strengthen कर दी थी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से कनेक्टेड भी एक इंपॉर्टेंट केस बताती हूँ यूएसए का। अगर जानना है कि जुडिशियल रिव्यू यूएसए के कौन से केस से आया था तो कमेंट में बताना कि मैम जुडिशियल रिव्यू का यूएसए का केस, तो मैं उसे क्लियरली तुम्हें बताऊंगी।
अब आ जाते हैं कुछ रीसेंट केसेस पे, ठीक है, बहुत क्विकली इन केसेस को करेंगे क्योंकि हमने हाल फिलहाल में सुने भी हुए हैं। पहला केस है इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस कनेक्टेड है अयोध्या लैंड डिस्प्यूट से, ठीक है, बाबरी मस्जिद वाला जो हमारा डिस्प्यूट था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग केसेस है ये हमारे देश का। तो वो जो भूम लैंड था, वॉज इट अंडर द बाबरी मस्जिद और वॉज इट अंडर द राम जन्मभूमि, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था। और उसको ही यहाँ पर इस्माइल फारूकी के केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, जहां पर कोर्ट ने आर्टिकल 25 का पॉइंट क्लैरिफाई किया और ये बोला कि स्टेट रिलीजियस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है आर्टिकल 25 में कहीं भी लिखा हुआ। राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोपोगेट है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एक्सेट्रा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। और मॉस्क इज नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम फॉर ऑफरिंग नमाज, वो कहीं भी ऑफर की जा सकती है। ये बात आपके लिए केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, इसके अराउंड यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस काफी एग्जाम्स का फेवरेट रहता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक सेक्शन 66A था जो ये कहता था कि कोई भी ऑनलाइन कंटेंट अगर किसी को अनॉय करता है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। अब किसी एक कंटेंट से मे बी एक इंसान अनॉय हो रहा हो, दूसरा ना हो रहा हो, तो बहुत ही वेग, बहुत ही यहाँ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, इसी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का शिकार हुई श्रेया सिंघल। एंड देन शी अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है। And court also held that she was absolutely right, and that is why in the case of Shreya Singhal section 66A को हटा दिया गया, ये कहते हुए कि ये फ्री स्पीच वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 19(1)A वायलेट कर रहा है। और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग माना जाता है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रिगार्ड्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड इन अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। द नेक्स्ट केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सवाल ये उठा था कि ये जो क्रिमिनल डेफेमेशन है, जो आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 में था, कहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है? डेफेमेशन को हम टॉर्ट्स में भी पढ़ते हैं, क्राइम्स में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी टॉर्ट्स में उसका एक कॉन्सेप्ट है, तो हम क्यों क्राइम्स में भी उसे डील कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की बात आई। एक तरफ है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ, राइट टू रेप्यूटेशन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ है आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है डेफेमेशन का। तो उस बैलेंस को क्रिएट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड सेड कि क्रिमिनल डेफेमेशन 3 साल तक की सजा के ऑफेंस को हटा देते हैं, टॉर्ट्स के अंडर बस इस ऑफेंस को रखते हैं और कॉम्पेंसेशन का पॉइंट रखे रहते हैं, क्या दिक्कत जा रही है? तो अल्टीमेटली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और उन्होंने बोला कि इट इज एब्सोल्युटली वैलिड, कोई गलत नहीं है। रेप्यूटेशन आर्टिकल 21 का हिस्सा है और 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, दोनों को बैलेंस करके हम क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों का एस्पेक्ट रख सकते हैं। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार क्रिमिनल डेफेमेशन को ना हमें हटा देना चाहिए, तब इसी पॉइंट की वजह से सुब्रमण्यम स्वामी का केस आपका अभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दिस इज द सबरीमाला केस, जहां पे सवाल उठा कि लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल में विमेन फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 50 years क्या वो अलाउड होंगे या फिर नहीं होंगे? तो यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि ये बोला गया कि लॉर्ड अयप्पा ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, सेलिबेसी का पालन करते थे, तो जो भी 10 to 50 years की एज में फीमेल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं, उनको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी मंदिर में। अब फीमेल्स का ये कहना था कि आप हमें अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करें, ये हमारा वायलेशन ऑफ इक्वालिटी है। 14, 17, 19, 21, 25 ऐसे सब राइट्स का वायलेशन करते हुए यहाँ पर इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन पहुंची सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, एंड कोर्ट ने भी यहाँ पर क्लियरली ये हेल्ड किया कि सबरीमाला प्रैक्टिस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करी थी और बैन को यहाँ पर
हटा दिया गया इन सब आर्टिकल्स का वॉयलेशन मानते हुए। आर्टिकल 17 भी यहाँ पर था, ठीक है। एंड ये प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, मैंने आपको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस समझाते हुए भी बताया था। और कोर्ट ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रायोरिटी दी थी ओवर द रिलीजियस एस्पेक्ट्स। अभी यही डिसीजन फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चेक करने के लिए कि तब कहीं 2018 में तो कोर्ट से गलती नहीं हो गई थी, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट द न्यू जजमेंट कम्स अराउंड। 9 जज बेंच बैठी हुई है अभी। नेक्स्ट इज द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में आर्टिकल 497 ऑफ अडल्ट्री, सॉरी आर्टिकल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सेक्शन 497 अडल्ट्री के बारे में बात हुई कि अडल्ट्री जो एक ऑफेंस है, ये इसमें सिर्फ मेल्स को पनिश किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हस्बैंड का कंसेंट नहीं था। तो वाइफ्स क्या हस्बैंड की प्रॉपर्टी है? ये तो आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन है, 21 का वॉयलेशन है। तो इन सारी वॉयलेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया और यहाँ पे अडल्ट्री को क्लियरली डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अडल्ट्री मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। अब अडल्ट्री जो है वो सिर्फ डाइवोर्स लेने का एक ग्राउंड है। इसको ना तो बीएनएस में ना ही आईपीसी में क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर कोई भी अडल्ट्री में है, उसे सजा नहीं हो सकती, पर उस ग्राउंड के बेसिस पे डाइवोर्स जरूर दूसरा पार्टनर ले सकता है, ठीक है। इसके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है 14, 15 एंड 21। नेक्स्ट इज द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और केस इंपॉर्टेंट है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहले नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थोड़ा सा बता देती हूँ इसकी इंपॉर्टेंट बात। इसमें ये बोला गया था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ये थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज हुए थे, ठीक है। 2014 का ये हमारा फैसला था। अभी ट्रांसजेंडर्स एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट आया तो उस रिगार्ड्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने बोला था कि ट्रांसजेंडर्स को भी थर्ड जेंडर, अदर्स जेंडर की कैटेगरी में डाला जाता है। तो जो अगर मेल फीमेल की कैटेगरी में नहीं रखना चाहते हैं, वो अदर्स का बॉक्स टिक टिक कर सकते हैं। एंड फिर आया था एक नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सेम सेक्स रिलेशंस को, होमोसेक्सुअल रिलेशंस को यहाँ पे एक इजाजत मिली थी थ्रू द कोर्ट, राइट। सेक्शन 377 जो ऐसे रिलेशंस को एक क्रिमिनल ऑफेंस मानते थे, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड्स कि आर्टिकल 14 वॉयलेट कर रहा है, 15 और 21 वॉयलेट कर रहा है। क्यों वॉयलेट कर रहा है? इस रीजन से वॉयलेट कर रहा है कि आप किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आप किसी इंसान को कैसे फोर्स कर सकते हैं कि वो अपने पार्टनर के बारे में डिस्क्लोज करे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेम सेक्स रिलेशंस को अलाउ किया गया था। पर याद रखना, सिर्फ सेम सेक्स रिलेशंस को, सेम सेक्स मैरिजेस इंडिया में आज भी अलाउड नहीं है। सेम सेक्स मैरिजेस के लिए भी एक केस गया था और कोर्ट ने बोला था नॉट अलाउड। दिस वाज द केस ऑफ सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रिपल तलाक एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, क्योंकि ना तो ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये फीमेल्स का आर्टिकल 21 उनकी डिग्निटी वायलेट कर रही है। फीमेल्स के खिलाफ ये वायलेशन है ऑन द क्योंकि ये जो हक है, ये सिर्फ मुस्लिम हस्बैंड्स के पास था कि आपने 3 बार तलाक बोला और ऑन द स्पॉट तलाक हो जाएगा। ये हक मेल्स के पास नहीं था, सॉरी फीमेल्स के पास नहीं था। दिस वाज ओनली बिलोंगिंग टू द हस्बैंड्स। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे शायरा बानो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। याद रखना ये शाह बानो का केस नहीं है, ये शायरा बानो का केस है। एंड इसमें कोर्ट ने बोला कि ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस जो तलाक बिद्दत है, तलाक बिद्दत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है। इसी के बाद मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया था, जिसमें ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस को एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। चलो
केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू प्रिवेसी की बात की गई थी। राइट टू प्रिवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया गया था, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था आर्टिकल 21 पे। जब आधार कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, सबके पास आधार कार्ड है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था आधार एक्ट 2015 के तौर पे। तो सवाल ये उठा कि ये जो सारी अथॉरिटीज हमारी डिटेल्स ले रही हैं आधार कार्ड के थ्रू, ये तो हमारी प्रिवेसी का वॉयलेशन है। हमें भी तो पता होना चाहिए ना डेटा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमारी भी तो चॉइस होनी चाहिए। आप ऐसे कैसे कंपलसरी बना सकते हैं? तो मामला पहुंचा थ्रू केएस पुट्टास्वामी अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला, आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद राइट टू लाइफ में लिव विद डिग्निटी भी आता है। ठीक है, तो यहाँ डिग्निटी के साथ रहना है, तो प्रिवेसी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ राइट टू लिव विद प्रिवेसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैंडेटरी होगा सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स जैसे सब्सिडीज वगैरह के लिए, पर प्राइवेट कंपनीज कभी भी इसे कंपलसरी नहीं मान सकते, कंसिडर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये पूरी लिस्ट है आर्टिकल 21 के इंपॉर्टेंट केसेस की। फटाफट देख लेते हैं। AK गोपालन केस हमने देख लिया, मेनका गांधी केस भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आता है खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें राइट टू प्रिवेसी को रिकॉग्नाइज तो किया था, इसी को ही जाके एक्सटेंड किया था केएस पुट्टास्वामी के केस में। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिजनर्स के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये रिकॉग्नाइज किया गया था। और जो यहाँ पर प्रिजनर्स को बहुत गंदे तरीके से रखा जाता है, उसके अगेंस्ट रिट गई थी, एंड आर्टिकल 21 का एस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था। सुनील बत्रा एंड हुसनैरा खातून आर डिफरेंट केसेस, ये प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में है। हुसनैरा खातून में स्पीडी ट्रायल के बारे में। हुसनैरा खातून वाज अ PIL अबाउट कि बहुत सारे लोग बिना अपनी तारीख, मतलब तारीख का वेट करते हुए उन्हें 4-5 साल हो गए, एंड दे स्टिल इन द जेल। तो यहाँ पे एस्पेक्ट्स डिफरेंट थे, कंफ्यूज नहीं होना है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस केस में स्लम ड्वेलर्स के स्लम्स हटा दिए गए, कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड नहीं हुआ, तो कोर्ट ने बोला था कि राइट टू लाइवलीहुड भी क्या है, राइट टू लाइफ का हिस्सा है। द नेक्स्ट केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस आर्टिकल 21 का एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ पर इसी के बाद ही पॉश गाइडलाइंस आई थी, पर ये आई थी 2013 में। पॉश का लॉ जो आया था वो 2013 में इसी कानून के बेसिस पर आया था। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल लॉ में भी एक लैंडमार्क डिसीजन रहता है। DK बासु में यहाँ पर कस्टोडियल टॉर्चर एंड अरेस्ट की जो भी गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड की गई थी कि कैमरास इंस्टॉल्ड होने चाहिए, और किसी भी तरीके का टॉर्चर नहीं होना चाहिए। अरेस्ट की क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी, a lot have been implemented and a lot are still in the gap, but a landmark judgment all in all। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी का जो एस्पेक्ट है उसकी गाइडलाइंस दी थी, पैसिव यूथनेशिया की गाइडलाइंस यहाँ पर दी थी। एक बात याद रखना, अरुणा शानबाग के केस में कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 में है, दिस इज इक्वल टू आर्टिकल 21। वेयर एज कॉमन कॉज वाले केस में कोर्ट ने यहां पर उसकी गाइडलाइंस दी थी। पैसिव यूथनेशिया राइट टू डाई में इंक्लूडेड है, एक्टिव यूथनेशिया नहीं है। पैसिव यूथनेशिया की ही गाइडलाइंस कहां दी गई थी, कॉमन कॉज में दी गई थी। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट ये बताओगे कि अभी रिसेंटली कौन सा केस पैसिव यूथनेशिया से कनेक्ट होकर आया था, जहां पर एक 32 ईयर ओल्ड को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया था। ठीक है, आई दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू गाइज हैड अ गुड टाइम, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो गए। ऐसे और कोई भी सेशंस चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। Like the channel, subscribe the channel and also share it with your friends जो AIB दे रहे हैं। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड फिर भी आपको नहीं पता टेलीग्राम का अता, कुछ भी कंफ्यूजन है, 6363286363। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सुपर सून एंड ऑल द बेस्ट।